हरे कृष्णा कन्हैया जी सीक्रेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बिहार शिक्षक बहाली के लिए सेट 2 लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार कि कितनी बार? तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो 2 बार बने, अब बाकी सब जितना भी राष्ट्रपति बने सब एक बार ही बने। भारत के प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जा सकता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? 2024, 2025, 2026, 2027। तो 2026 तक रोक दिया। अभी जो वर्तमान में विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद जितना सदस्य है वो 1971 के जनगणना के आधार पर। अब जो वृद्धि होगा वो 2026 के बाद ही। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने किया? हुमायूं, मोहम्मद गजनी, अकबर की शेरशाह सूरी। तो दीन इलाही की जो स्थापना की है वो अकबर की 1582 ईस्वी में। तो क्यों किए? तो इस सभी धर्मों के जो मतभेद था उसको दूर करने के लिए दीन इलाही की स्थापना की अकबर ने 1582 में। सभी धर्मों के मतभेद को दूर करने के लिए, एक जगह लाने के लिए, सबका मतभेद दूर करने के लिए दीन इलाही की स्थापना किए थे अकबर ने। कब? 1582 में। निम्नलिखित में से बादशाहों में किसी कलंदर की कहा जाता था? हुमायूं, बाबर, अकबर की शाहजहां। तो बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया था। बाबर को कलंदर की उपाधि दिया, क्यों दिया गया था? कि इनको उदारता के लिए, अपनी उदारता के लिए इनको कलंदर की उपाधि दिया गया बाबर को। और बाबर ही जो है मुगल वंश के संस्थापक थे। मुगल वंश के जो संस्थापक हैं वो बाबर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था। और किया गया था तो 1774 में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन स्थापना जो हुआ वो 1774 में हुआ। और इसमें जो था वो 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की। तो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हुए वो एलिजा इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रतिनिधित्व कितने ने? 62, 72, 72। तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना जो कांग्रेस किए थे वो एओह्यू के थे, लेकिन अध्यक्षता जो की वो भूमेश चंद्र बनर्जी किए थे। और इसमें प्रतिनिधि जो भाग लिया था वो 72 भाग लिया था। स्थापना जो हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन जो थे भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय थे वो वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और इन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, बोला था अल्पसंख्यकों का संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? गणेश अग्रवाल, सुरेंद्र नाथ वर्मा जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मीर था। तो नहीं, कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था 1886 में। इसका जो अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब। तो पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था एओह्यू, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड बेल, एनी बेसेंट। जॉर्ज यूले थे। और एनी बेसेंट जो थे वो प्रथम महिला थी, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। 1917 में होता उनका कलकत्ता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक की भगत सिंह। तो मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक कहे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, उस लखनऊ अधिवेशन में ही नारा दिए थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन था, इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो था वो समझौता हुआ था, इसी को लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, इसलिए लखनऊ पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति का सहयोग करना चाहता हूं। जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, ये कहे थे लॉर्ड कर्जन। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? चित्तरंजन दास, एन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हकीम अजमल खान। चित्तरंजन दास ने की, उनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, एक हुआ था 1912 में, एक हुआ था पटना में, बाकी को, ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता किए थे वो आर.एन. मुधोलकर, और इसी 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था बांकीपुर में, उसमें ए.ओ. को कांग्रेस का पिता कहा गया, कांग्रेस का पिता। बांकीपुर में 1912 में हुआ था जो कांग्रेस का बैठक 27वां, और 1922 में होता है गया में जिसका चित्तरंजन था। एक होता है 1940 में, जिसमें झारखंड एक ही था, उसमें रामगढ़ में, जो अभी वर्तमान में झारखंड में, तो उसका जो अध्यक्षता किए थे 1940 में, उनके थे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। बिहार में 3 गो कांग्रेस का अधिवेशन होता है। पहला जो होता है 1912 में 27वां अधिवेशन, इसका जो अध्यक्षता करते हैं आर.एन. मुधोलकर, पटना के बांकीपुर में होता है। उसके बाद 1922 में होता है गया में, जिसका अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास, उनको देश बंधु भी जाना जाता है। 1940 में होता है रामगढ़ में, और उसका जो अध्यक्षता करते हैं अब्दुल कलाम आजाद करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था गया, अमृतसर, बेलगांव, कानपुर, ये हुआ था बेलगांव में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, सरदार पटेल। इस समय थे कांग्रेस के जे.बी. कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन मोनोऑक्साइड? तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है 60% भागीदारी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, 20% जो है वो मीथेन का, यानी सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सब है। ये भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण में जो गर्म होना, अम्लीय वर्षा होना, काली वर्षा होना उपयुक्त कोई नहीं, ये हो। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी में जो वातावरण गर्म हो जाता है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? सीसी पार्क ने, जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने कि एल जब ने? जोसेफ फोरियर ने दिया था 1924 में। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, इसमें कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन।
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये ज्यादा जो समूह ग्रीन हाउस के लिए प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन है, ऑर्गन नहीं है, यानी आंसर ये होगा ऑर्गन। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत क्षरण, प्रदूषण, सभी, ये सभी। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हानिकारक भी है और लाभदायक। इसलिए हानिकारक है, लाभदायक है क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन देगा तो हमको चाहिए, यानी हमको लाभदायक भी है, इधर बढ़ जा रहा है तो हानिकारक भी है। यानी लाभदायक और हानिकारक दोनों कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भारी वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, कणों की वृद्धि, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण जो है तापन बढ़ रहा है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होते हैं या भूमि के तापन में वृद्धि करते हैं वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। मीथेन जो है धान के खेत में जुगाली करता है, जो गाय भैंस या जो जानवर जुगाली करता है उसके मुंह से निकलता है। बायोगैस में मीथेन निकलता है। जल जीवाणु घटित जो होता है उससे मीथेन निकलता है। इस वजह से मीथेन निकलता है। कोयला के खदान से मीथेन निकलता है। जुगाली करने वाले पशु जिस ग्रीन हाउस का गैस का प्रयोग करते हैं वह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रोजन, नहीं, मीथेन। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 2000 में, दिसंबर 2000 में कि जनवरी 2004 में कि 2008 में। जो 5 संसद द्वारा पास हुआ जैव विविधता वो दिसंबर 2022 में, लेकिन पास जो होता है राष्ट्रपति स्वीकृत करते हैं वो 2023 में, 2003 में पास होता है संसद द्वारा 2002 में, लेकिन पास जो राष्ट्रपति स्वीकृति करते हैं 2003 में। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? केरल। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी? नहीं, शांत घाटी में। फूलों की घाटी उत्तराखंड। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तरी ध्रुव में। सबसे ज्यादा जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सार्वजनिक जैव विविधता पाया जाता है, जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधा आदि पाया जाता है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है। भूमध्य रेखा इस तरह से देखो, भूमध्य रेखा यहाँ बीच में, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। यहाँ जो है भूमध्य रेखा, यहाँ गर्मी भी ज्यादा पड़ेगा, जैसे ही ताप बढ़ेगा तो वर्षा भी ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा जो है जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी। यानी भूमध्य रेखा की तरफ जब बढ़ेगा तो जैव विविधता ज्यादा बढ़ेगी। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट है। तो भारत में जो हॉट स्पॉट कहते किसको है? तो जैव विविधता तो बहुत है जिस जगह पर, लेकिन अब कुछ संकट हो गया है, वहाँ बहुत जीव जंतु घट रहा है, पेड़ पौधा घट रहा है, तो ऐसा स्थल को हॉट स्पॉट कहता है। भारत में 4 जगह हॉट स्पॉट हो गया, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और एक है पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और एक चौथा जो है, ये तीसरा हो गया, और चौथा जो हो गया निकोबार द्वीप समूह। और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये 4 को भारत में हॉट स्पॉट है माना गया। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट माना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा मैदान, मध्य भारत, उपयुक्त अभी बताए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, किस सभी? तो ये सभी कारण। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवास का विनाश। तो प्राकृतिक आवास का विनाश जो है ज्यादा जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण, क्योंकि पहाड़ काट रहे हैं, नदी सूख रहा है, तो इस तरह से जो है जैव विविधता घट रहा है, तो प्राकृतिक जो आवास है वो घट रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभयारण्य। तो जैव मंडल रिजर्व ज्यादा जरूरी। रेड डाटा बुक का अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है यूटीआई, आईयूसीएन की आईबी, डब्ल्यूसीए, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नहीं, आईयूसीएन, आई अंतरराष्ट्रीय यूनियन कंजर्वेशन नेचर, अंतरराष्ट्रीय सूरज संरक्षण जो है संघ बना है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी किसको किया जाता है? तो कोई ऐसा जीव जंतु या जानवर जो 50 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक में कौन सूचना है? लाल पुष्प वाले पौधे, लाल रंग वाले मछलियां, लाल रंग वाला कीड़ा, लुप्त प्राय पौधे और पशु। तो लुप्त जो प्राय पौधे हैं, पशु, उसके लिए किया जाता है। किस प्रजाति के विलुप्त माना जा सकता है कि वो अपने प्रकृति आवास में नहीं पाए जाते? 15 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष की 50 वर्ष? 50 वर्ष तक अगर कोई दिखाई नहीं देता है तो उसको लुप्त श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा के लिए आरक्षण की जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 300 में किया है। उसमें एससी और एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो लोकसभा में जो एससी के लिए सीट है वो 84 है और एसटी के लिए जो है वो 47 है, 47। और ये जो है ये विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था का जो वर्णन है अनुच्छेद 332 में। 331 में जो है एंग्लो इंडियन, दो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के, अनुच्छेद 331 के तहत, और 333 के तहत जो है हर विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन होता है, तो उसके लिए जो अनुच्छेद 333 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? सरोजिनी नायडू, गोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। तो सत्याग्रह जो आंदोलन आया था 1940 में गांधी जी के नेतृत्व, इसमें था क्या? गांधी जी जो कहते कि सबको अपना अपना धरना प्रदर्शन देना है, अपना अपना गिरफ्तारी देना है, तो सबसे पहले जो गिरफ्तारी दिए विनोबा भावे। तो प्रथम जो सत्याग्रही कहलाए वो विनोबा भावे, दूसरा जो सत्याग्रही कहलाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किए थे वो गांधी जी किए थे, और उसमें था कि सबको अपना अपना गिरफ्तारी देना था, धरना प्रदर्शन करके कहीं करके। तो उसमें जो प्रथम जो गिरफ्तारी दिए कहलाए, प्रथम सत्याग्रही वो विनोबा भावे कहलाए, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। इसी में सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल करते हैं गांधी जी, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं गांधी, लेकिन सर्वोदय समाज की स्थापना जो करते हैं वो विनोबा भावे करते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।